नमस्कार। हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में जनादेश तय है क्योंकि अब यह बक्सों में लॉक हो चुका है। जाहिर सी बात है, अब सरकार किसकी बनेगी, हर किसी की इसी पर नजर है। जम्मू कश्मीर में स्थिति थोड़ी टफ दिखाई दे रही है। किस गठबंधन की सरकार बनेगी? हालांकि सभी एग्जिट पोल ने एक तरह से यह स्पष्ट कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने के आसार सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के मौके को जम्मू कश्मीर में चूक जाएगी? यह लाख टके का सवाल है। और वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा, खबरों में अभी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यह अधिकार है कि वो 5 एमएलए खुद नियुक्त कर सकते हैं, बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी की सिफारिश के। जहां उसके लिए कोई चुनी हुई सरकार की आवश्यकता लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं है। यानी कि जम्मू कश्मीर में जहां 90 सीटों पर मतदान हुआ है, वहां अब 95 सीटों की बात सामने निकल कर आ रही है और मिडिल मार्क जो कि 46 था वो बढ़कर 48 होता दिखाई दे रहा है। इस पर अभी असमंजस है। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने पत्ते खोले नहीं हैं। लेकिन इस असमंजस की ही तो खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने की स्थिति में होगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कोई ना कोई नया जादू अपने पिटारे से निकालते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की स्थिति अभी कमोबेश स्पष्ट नहीं है। लेकिन हां, मतगणना के खत्म होने तक, शाम होने तक स्थिति साफ हो जाएगी, इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं है। प्रबलता कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी की सरकार बनने के काफी आसार हैं। पीडीपी ने भी संकेत दे दिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठजोड़ की सरकार को अपना समर्थन दे सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक पीडीपी को 6 सीटें तक मिल सकती हैं। तो यह तो हो गई जम्मू कश्मीर की बात। लेकिन सबसे बड़ी बात है हरियाणा। जहां हरियाणा में 90 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे टर्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मुख्यमंत्री बदल दिया, लोक लुभावन नीतियों की घोषणाएं कर दी, जातीय समीकरण को साधने के लिए सब कुछ कर डाला। लेकिन क्या स्थिति निकल कर आ रही है? अभी तक जो एग्जिट पोल हैं, उन सभी एग्जिट पोल का सार निकाला जाए, या फिर अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल पार्टी सर्वे को ही कोट करूं, तो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल पार्टी सर्वे तकरीबन 60 सीटें सिर्फ कांग्रेस को दे रहा है हरियाणा में। और सभी एग्जिट पोल कम से कम 50 या 55 सीटें तो कांग्रेस को दे ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन पाए, इसके आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। रीजनल पार्टीज जो हैं, आईएनएलडी, जेजेपी, बीएसपी को अगर हम उसमें साथ में जोड़ लें, अलायंस की तरह पे अगर देख लें, तो ये तमाम पार्टियां अपना अस्तित्व बचा पाएंगी या नहीं, इसके बारे में अभी लाख टके का सवाल बाकी है। तो कुल मिलाकर हरियाणा की स्थिति काफी हद तक स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। और वो इसलिए क्योंकि सभी एग्जिट पोल एक साथ गलत हो जाएं, इसके आसार कम दिखते हैं। और खास करके तब जबकि भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे भी कुछ यही संकेत दे रहा है। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त थी कि किसी भी कीमत पर सरकार को उखाड़ फेंकना ही मकसद था? हो सकता है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता मतगणना के दौरान या उसके बाद कहते हुए दिखाई देंगे कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन क्या यही अपने आप में वास्तविकता है? मैंने आपको अपने वीडियो में पहले भी बताया था कि हरियाणा की स्थिति इस बार इसलिए जटिल है भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एक लचर प्रशासन सामने रखा बीते 5 सालों में। बैड पॉलिटिक्स, ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर सामने रखा है साहब। बैड पॉलिटिक्स का मतलब है किसानों की अनदेखी करना, नौजवानों को रोजगार के अवसर नहीं प्रदान कर पाना या उसमें सक्षम नहीं हो पाना, मतदाता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाना, आर्थिक विकास पर पूरी तरीके से कुंडली मार देना और कास्ट पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स को समझते हुए लोगों को हाशिए पर रखना और अपने कास्ट डायनेमिक्स को बचाने की पुरजोर कोशिश करना। ये तमाम बातें मिलाकर एक जबरदस्त कॉन्कॉक्शन तैयार कर रही थी जिसमें लोगों के भीतर बदलाव की एक जबरदस्त आस और बयार दिख रही थी।
अब ये कितने बड़े बदलाव को सामने रखता है? क्या एब्सोल्यूट क्लीन स्वीप, 2/3 मेजॉरिटी के आसपास कांग्रेस आती दिखाई देगी? ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये प्रदर्शित करेगा कि हरियाणा की जनता वाकई में थक चुकी थी और एक ऑल्टरनेट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। अब अगर हरियाणा की जातीय पॉलिटिक्स की बात कर लें, 25% के आसपास जाट वोट पूरे तरीके से इस बार कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिख रहा है और इसमें किसी को शक व शुबा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपने नॉन जाट वोट पर बड़ा यकीन था। 28 से 29% ये वोट बैंक है, लेकिन ये वोट बैंक बिखरता और टूटता दिखाई दे रहा है और इसके भीतर भी बदलाव की जो चाहत है वो बड़े पैमाने पर दिख रही है। नॉन जाट मुख्यमंत्री, एक पंजाबी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि लगभग 9 साल सत्ता में रहे, उन्होंने जाटों के ऊपर एक तरह से यह बात स्पष्ट कर दी कि मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, राज्य में हमें आपकी पॉलिटिक्स की आवश्यकता नहीं है और आपके बिना हम बेहतर काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीएमओ के रिमोट पॉलिटिक्स की भी जबरदस्त चर्चा जाटों के भीतर हुई, जिसका थोड़ा बहुत असर 2019 के विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला था, लेकिन 2024 में आते आते यह स्पष्ट हो गया। अंततः भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। और दलित, 2014 में जो दलित आधे तरीके से बट चुका था, जिसने जाट का समर्थन नहीं किया था, कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गई थी। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में रही, इस बार वापस कांग्रेस की तरफ लौटती हुई दिखाई दे रही है। दलित आबादी 21% है साहब। तो स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? स्थिति यह बनती दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत नेचुरल फर्टाइल ग्राउंड शायद हरियाणा में खो दिया, और कांग्रेस के लिए एक जबरदस्त बोनस है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रांत में जीत के बाद कांग्रेस अब हिंदी बेल्ट में जीत की तरफ आगे बढ़ेगी, और इसका इंप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है साहब। और वो इसलिए क्योंकि हम ये मानते हैं कि काउ बेल्ट, जिसका प्रमुख अंग हरियाणा है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है, कोई काट नहीं है। लेकिन अगर रीजनल पार्टीज कमजोर हो रही हैं और कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो ये कांग्रेस के प्रति लोगों की चाहत है, या दरअसल रीजनल पार्टी से फ्रस्ट्रेट होकर, भारतीय जनता पार्टी से फ्रस्ट्रेट होकर, कोई ऑप्शन नहीं देखकर कांग्रेस के पास लोगों को जाने का एकमात्र रास्ता दिख रहा है। कुल मिलाकर स्थिति जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सबक लेने का मौका है। और यही वजह है कि आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने स्पष्ट तौर से कहा है कि आज मौका है हर किसी को एकजुट होने का। यूनिटी की बात उन्होंने सामने रखी है। राजस्थान में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने कहा कि चाहे जातीय आधार हो, क्षेत्रीय आधार हो, या फिर बोली का आधार हो, या फिर धर्म का आधार हो, या फिर विचारधारा या सोच का आधार हो, हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए। जाति और रीजन, इस दोनों के ऊपर उठकर मतदान करना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। मतदान शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है, आज की राजनीति में जहां पर महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव, दिल्ली के चुनाव और उसके बाद बिहार के चुनाव सर पर हैं, तो जाहिर सी बात है एकजुट रहने का यह मैसेज मतदाताओं के लिए ही है। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी? कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आरएसएस के कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कार्यशैली से अपनी नाराजगी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रकट करने लगे थे, लेकिन बड़े पैमाने पर यहां पर बदलाव दिखा नहीं। तो आरएसएस का कैडर मोटिवेटेड जरूर है, लेकिन उतना नहीं है। वो लोगों को बाहर निकलवा पाने में उतना सक्षम नहीं होता दिखाई दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए, है भी शायद। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के अभी कार्यकारी अध्यक्ष, यूं कहें कि अभी अध्यक्ष जो कि अपना टर्म एक्सटेंड कर रहे हैं, जेपी नड्डा, वो आरएसएस के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, समझ रहे हैं कहां गलती हो रही है। लेकिन शायद यह बात शीर्ष नेतृत्व तक अभी तक पहुंची नहीं है। कम से कम यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, वो अभी भी यह मानती है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका चाल चरित्र, उनका लोगों के प्रति जो एक विश्वास है और लोगों को जो एक आस्था है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, उसमें अभी कोई डेंट आया नहीं है। यह बात 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रकट होती हुई दिखी,
लेकिन क्या यह विधानसभा के चुनाव में प्रकट हो पा रही है, यह कह पाना अभी इसलिए मुश्किल है क्योंकि स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पास, चाहे आप लोकल लीडरशिप की बात करें, स्टेट्स में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। जब यह लीडरशिप उपलब्ध नहीं है और उसको एक तरह से सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया गया है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, तो फिर इस लीडरशिप को आगे बढ़ने में भी वक्त लगेगा। संघ परिवार ने इसके बारे में अपनी चिंता को कई बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि मोदी और अमित शाह के सामने रखा भी है, लेकिन अभी सबक शायद सीखा नहीं जा रहा। यह सबक तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप महाराष्ट्र की तरफ देखें। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से अपने गठबंधन को एकजुट करना चाहती है, महायुति को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जरा सोचिए आप। भारतीय जनता पार्टी यहां 2019 के मुकाबले कम सीटों पर अपने उम्मीदवार प्रस्तुत करेगी। 2019 में शिवसेना के साथ गठबंधन के होते हुए भी 164 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार यानी कि 2024 में महाराष्ट्र में महायुति में शायद 150 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, बाकी सीटें सहयोगियों में बांटी जाएंगी। ठीक यही हाल कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी का भी है। वहां भी लगभग दशहरे के आसपास सीट डिस्ट्रीब्यूशन और अकोमोडेशन की बात तय हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आज भारतीय जनता पार्टी के सामने रिबेल कैंडिडेट्स हैं, जिसे हमने हरियाणा में बड़े पैमाने पर देखा, जिसे हिमाचल प्रदेश में हमने बड़े पैमाने पर देखा, महाराष्ट्र में भी देखेंगे। यानी कि रिबेल कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका काट नहीं निकाल पा रही। अ पार्टी विथ अ डिफरेंस, अ पार्टी ऑफ डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स, अ कार्डर बेस्ड पार्टी, यह पुराने जमाने की भारतीय जनता पार्टी की पहचान थी। यह मोदी अमित शाह के भारतीय जनता पार्टी की पहचान नहीं है, और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी में इतने रिबेल उम्मीदवार किसी भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में हरियाणा वाली तमाम समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर, कास्ट एफिलिएशंस और कास्ट सॉल्यूशंस अलग तरीके से करता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ लोगों में फटीग वैल्यू है। जिस तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाई, किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर, यह भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। मराठाओं का एक तरह से उपेक्षा किया जाना लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है। नितिन गडकरी के कई बयान सामने जो प्रदर्शित करते हैं कि मराठा मतदाता और खास करके बीजेपी का कोर वोटर आज महाराष्ट्र में बीजेपी से नाराज है। तो क्या इसका रास्ता भारतीय जनता पार्टी वक्त रहते निकाल पाएगी? फिलहाल कहना मुश्किल है, कोशिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन ऐसा होता मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि आज महाविकास आघाड़ी के पास कास्ट सर्वे एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर है। दलित समुदाय काफी प्रबल है महाराष्ट्र में भी, हरियाणा की तर्ज पर। उतनी आबादी नहीं है, लेकिन वोटिंग कैपेसिटी जबरदस्त है। दलित, मुसलमान और उसके साथ साथ मराठा वोट अगर महाविकास आघाड़ी के पास एकत्रित तो हो जाएं, तो महाराष्ट्र पर बीजेपी का आधिपत्य इस बार के चुनाव में न देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी ही स्थिति कमोबेश झारखंड में भी आपको देखने को मिल रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लोक लुभावन अपने मैनिफेस्टो को सामने रखा है। 2100 रुपए महिलाओं को, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 5 लाख नौकरियां, 5 लाख घर, हर तरह की बातें सामने रखी जा रही हैं। और उसके साथ साथ कि मुसलमान घुस रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, झारखंड के डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। हेमंत विश्वा शर्मा का वहां पर लगातार कैंप करना, शिवराज सिंह चौहान का वहां पर हिंदुत्व की झंडे को फहराना, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी कर जरूर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर अभी जो 29% ट्राइबल पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से एकजुट है और सिंपैथी वोट भी है साहब। ऐसा लग रहा है कि उन्हें बेवजह जानबूझकर फंसाया गया और लोगों के दिमाग में बात बैठी हुई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपना संदेश देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बड़ी सफलता उन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अभी दिल्ली का प्रदेश का जो संगठन है वो किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के मुकाबले खड़ा होने के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री का चेहरा यहां पर लोगों को एकत्रित जरूर करता है रैली में, लेकिन मतदान कराने के लिए काफी नहीं होता। और कुछ यही स्थिति बिहार में भी होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर नीतीश कुमार को लेकर इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को साथ अपने रखने का खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हरियाणा से शुरू हुआ चक्र
भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले कई विधानसभा चुनाव में भारी पड़ने जा रहा है और यह बताएगा कि कैसे हिंदी बेल्ट की पार्टी जाने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद अपने कोर वोट बेस से खिसकती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी खबर नहीं है साहब। और भारतीय जनता पार्टी अगर वक्त रहते चेत गई, अगर उसका वही हाल नहीं हुआ जो 2014 में कांग्रेस का हुआ था, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वाइवल का एक चांस है। अन्यथा इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसकी शुरुआत हरियाणा से होगी।